बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है वुमेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमल के दौरान औरतों को किस तरह के मसाइल होते हैं, उसको डायग्नोज करने का, फिर उसकी प्रिवेंशन का, फिर उसकी ट्रीटमेंट का, मेडिसिन लेने का, डाइट लेने का क्या तरीका होना चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में वो वुमेन्स है, यानी औरतें हैं। अब उनकी सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी होता है। अगर माँ सेहतमंद होती है तो बच्चे के उस पर क्या असरात होते हैं। अगर माँ सेहतमंद नहीं होती तो उस पर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पे क्या असरात पड़ते हैं। इसी दौरान आपको अल्ट्रासाउंड या आपकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कोई ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर करवानी होती तो कब कब करवानी होती है। फिर अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है, कोई मल्टीविटामिन लेने हैं तो कब से स्टार्ट करने होते हैं, कब तक लेने होते हैं। इसी तरह आपका स्लीप पैटर्न क्या होगा, आपकी डाइट हैबिट्स क्या होगी और इसमें लाइफ मॉडिफिकेशन का कितना अहम रोल होता है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हिना अख्तर, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जब भी कोई गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आता है तो हम उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलात के बाद यहाँ तक पहुँची। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और अगर आप मेरा जर्नी पूछें मुझसे, आई एम डॉक्टर हिना अख्तर एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के साथ, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में होती हूँ, जो कि एक अस्पताल है फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। और मैं इस शोबे में पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ। ठीक है। और बड़ा अच्छा आपने मेरे से पहला सवाल किया कि मैं अपना जर्नी बताऊं। ठीक। तो मैं इसी फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबकि वो कॉलेज था, मैं इसी की ग्रेजुएट हुई और यहीं पे मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की। और यहीं पे स्पेशलाइजेशन के बाद मैंने अपनी दीगर खदमात अंजाम दी एज अ स्पेशलिस्ट। और ये वाकई एक ऑनर है कि आप जिस कॉलेज में कल एक स्टूडेंट थे, आज हम वहाँ एज अ टीचर हैं। और ये एक ऑनर भी है और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं समटाइम्स को करती हूँ कि उसी कॉलेज, उसी लेक्चर थिएटर में मैंने, जहाँ पे कल मैं स्टूडेंट थी, आज मैं वहाँ जाके टीचिंग करती हूँ। तो ये एक बड़ा प्राइड मोमेंट होता है, बट साथ साथ एक हमारे लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बेस्ट अपना पे बैक करें उस इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपको कोई हर्डल्स, कोई मुश्किलात और फैमिली सपोर्ट किस तरह की थी? हर्डल्स, मुश्किलात, गायनी की ट्रेनिंग इटसेल्फ, मेडिकल एजुकेशन एक टफ फील्ड है। और जब आप एमबीबीएस जो स्टूडेंट करता है वो 5 साल में उसको कुछ ना कुछ हर फील्ड के साथ ना उसकी हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो ग्लिम्स ले लें कि किस फील्ड के क्या जो है वो डायनामिक्स हैं, किस तरह की चीज़ें होंगी। तो मैं अब अपने बैक ऑफ द माइंड में सोचती हूँ कि बचपन से ही गायनोकोलॉजिस्ट बनने का शौक था और इसमें ये था कि मेरा अपना शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट बहुत रही, पहले पेरेंट्स की रही, फिर उसके बाद मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट ड्यूटीज होती हैं, आउट ऑफ द आवर्स आपको आना पड़ता है क्योंकि 2 लाइफ्स एट रिस्क होती हैं, माँ और बच्चा दोनों। किसी एक भी क्रिटिकल सिचुएशन में हुआ तो हमने उसको इग्नोर नहीं कर सकते और आपने 11th आवर भी उसके लिए पहुंचना है। तो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है थ्रू आउट द जर्नी कि हमें इसकी आदत होगी और हमें कभी लगा ही नहीं कि ये एक मुश्किल काम है, बस वो आदत हो गई और बस करते ही चले गए। ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब, गायनोकोलॉजिस्ट बनने के बाद हमने देखा है कि डिफरेंट जो हमारी गायनोकोलॉजिस्ट होती है उनके अंदर एक एंजाइटी, डिप्रेशन, एक चिड़चिड़ापन आ जाता, तो आप इतनी फ्रेश कैसे? एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन, मैं पेशेंट्स को बड़ा कहती हूँ, इन सब चीज़ों का एक ही हल है। जब भी आपको साइकोलॉजिस्ट भी ना इस बारे में ज़रूर मेरे साथ एग्री करेंगे, सपोर्ट। ठीक। हमारे यहाँ कहती हूँ जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है ना, ये हमें ब्लेसिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जैसे यूएस, यूके में, स्पेशली मैंने यूके की भी एजुकेशन दी, वहाँ सपोर्ट ग्रुप्स हैं।
आप ये प्रॉब्लम निकालें उसका सपोर्ट ग्रुप, ये प्रॉब्लम निकालें उसका सपोर्ट ग्रुप, हमारे यहाँ नहीं है। तो ये फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो है ना, दिस इज द की मैसेज कि आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके घर वाले, आपके फैमिली या आपका सपोर्ट सिस्टम रखते हैं तो बस हर चीज आसान हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है दुनिया में, तो इसके साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एक औरत जो नई नवेली दुल्हन है, जब वो प्रेगनेंसी प्लान करे तो उसका बेहतरीन क्राइटेरिया क्या सेट करें? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर तनवीर के प्रेगनेंसी प्लान करें। नंबर 1 थिंग, जब बच्चियां शादी करती हैं, मतलब कि आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है प्री मैरिटल काउंसलिंग शादी से पहले ही आप अपनी बेसिक हेल्थ को जो है ना वो थोड़ा सा सेट करना शुरू कर दें। ऑब्वियसली आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने उसको हर चीज को प्लान करें तो आपके आउटकम्स ज्यादा बेहतर आते हैं। जैसे बच्चियां शादी करती हैं, कोई अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें, आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए। आप ये नहीं कि रात को आप 11 बजे के बाद 11 बजे सो जाएं, सुबह उठें, फ्रेश मील लें, वॉक करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें ताकि आपका सारा जो बॉडी का एक हार्मोन लेवल्स है वो मेंटेन रहे। फिर उसके बाद शादी होती है तो दावतें शुरू हो जाती हैं, खाने पीने एकदम आउटबर्स्ट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कभी जंक फूड चल रहा है, कभी दावतें चल रही हैं, मुरगन ग़िज़ाएं चल रही हैं। तो वो हमारे पास हमेशा आते हैं, मेरे तो हमेशा सारे पीरियड्स हमेशा ठीक रहते, जब से शादी हुई है ना ये मसले स्टार्ट हो गए। प्लानिंग ही कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं कि क्या करना है। फिर डॉक्टर्स के पास शादी के 2 या 3 महीने नहीं गुजरते, डॉक्टर्स के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम हो रहा है, पीरियड्स का मसला आ रहा है, अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, रोज सास आ जाती है, नंद आ जाती है, देवरानी शुरू हो जाती है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं है, तो पता ही नहीं कि बच्चियों ने करना क्या है। और दूसरी बात ये कि आपको पता लग गया, मैं तो बच्चियों को कहती हूँ कि जब आप शादी होती है तो साथ ही फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना शुरू कर दें, बिकॉज वंस यू आर प्रेग्नेंट उस टाइम तो आपने 3 मंथ्स लेनी है। उससे प्रेगनेंसी से प्रायर आपने 3 महीने पहले आप फॉलिक एसिड लें तो वो एक सही मिकदार बॉडी में अटेन होती है ताकि बच्चों में बनावटी नकाइस ना हो। तो ये हम एक जनरल सी प्लानिंग है जो बच्चियों को अगर हमारे पास स्टार्ट में आए तो हम उनको गाइड करते हैं कि सिर्फ आपसे शादी में लहंगा और मेकअप और उसकी प्लानिंग ना करें, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की भी साथ साथ प्लानिंग करें। और अगर ताकि हम प्लानिंग के साथ हेल्दी वेट के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होंगे तो कम कॉम्प्लिकेशन होंगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, शादी के लिए एक फीमेल की मैच्योर उम्र आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? इस चीज में अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक, वो टीनेज प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर एक बच्ची 18 साल 17 साल 16 साल में प्रेगनेंसी होती है 20 साल से पहले तो ये रिकमेंडेड इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्यों? उस टाइम आपकी स्टिल बोन्स जो है वो डेवलपिंग फेज में होती हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्पेशली जो पेल्विक बोन्स है, कूल्हे की बोन्स है, वो भी डेवलपिंग स्टेट में, वो एक प्रॉपर स्टेज पे नहीं आएंगी। तो इट इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उसमें आपके ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, खून गाढ़ा करने का इशू, ये सब आपका हो सकता है। इसी तरह उसके बाद 35 ईयर्स के बाद एग की क्वालिटी डिक्लाइन स्टार्ट होती है। डाउन सिंड्रोम जिनको मंगोलियन बेबीज कहते हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है। फिर जब आप कहते हैं कि एकदम से ड्रास्टिकली ड्रॉप करती है एग की क्वालिटी 38 के बाद, 40 के बाद और ज्यादा करेगी, इसी तरह रिस्क बढ़ जाएगा। तो आइडियल हम कहते हैं 25 to 35 इन मिडवे में एक हेल्दी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। यानी 25 से 35 की एज में शादी कर देनी चाहिए। बेहतर है शादी कर देंगे। एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखें कि जैसा एक औरत है उसने शादी करनी है, उससे बच्चा पैदा करना है, फिर हर बच्चे के अंदर 2 से 3 साल का गैप करें ताकि एक हेल्दी फैमिली साइज आपका जो है ना वो मेंटेन हो सके। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब शादी के बाद मियाँ बीवी या तो दोनों मोटे होते हैं या दोनों पतले होते हैं, इसकी असल वजह क्या होती है? यही हम बात कर रहे थे कि या तो दोनों मोटे हो जाएंगे, खुश होते हैं माशाल्लाह, खुशो खुरम रहेंगे, हार्मोनल चेंजिंग भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, फिर वो खाने पीने में स्टार्ट कर देते हैं, दोनों बहुत दावतें होना शुरू हो जाएंगी। या दूसरा है कि एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ापन रहेगा, डिप्रेशन एंजाइटी है वो आप दोनों को, तो वो उसमें भी वेट चेंजेस आते हैं। तो थोड़ा सा हम बैलेंस आउट करके चले ताकि आपने प्लान करना है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और इस चीज को डिस्कस करें, हस्बैंड वाइफ वो डिस्कस करें कि हमने फैमिली स्टार्ट करनी है, हम इसको कब प्लान करें। मियाँ जो है वो बेगम की अपनी बात अंडरस्टैंड करें, उसके कोई कैरियर गोल्स हैं,
कोई इस बारे में वो अंडरस्टैंडिंग करे, ताकि इस चीज को प्लान करके करे, रादर देन कि एक दूसरे पे इम्पोज करें ये डिसीजन, या किसी दूसरे का, सास का, नंद का, उनका डिसीजन हो। ठीक हो गया। यहाँ पे तो होता ही है, शादी के बाद वो कहते हैं कि मैं अभी मशवरा करूंगा अम्मा से। अम्मी से। शादी आपकी हुई है, मशवरा आगे से ले रहे हैं। यहाँ पे तो कहते हैं ना, शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं, पूरे खानदान से। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आप ये क्या समझती हैं कि आपकी अपनी प्रैक्टिस के अंदर शादी का सक्सेसफुल रेट जो है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज में ज्यादा है? मैंने हमारी जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम देखें ना, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही आउटकम्स वेरी करते हैं। ठीक है। दोनों के आउटकम वेरी करते हैं। अरेंज मैरिज है, उसमें सारा खानदान कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करने आ जाता है, कभी लड़के की तरफ से, कभी लड़की की तरफ से, चला लो, लेकिन उस चला लो में कभी बच्चे हो जाते हैं, बंदा चल जाता है, कभी बच्चे हो जाते हैं, फिर अगर अल्लाह ना करे कि अल्टीमेटली डिवोर्स आता है, तो फिर वो एक बहुत डिफरेंट स्कोले के साथ आता है कि बच्चे भी सफर करते हैं और एक खातून भी सफर करती है। लव मैरिज में होता है, वो लड़की बेचारी एक बार अग्री तो कर चुके होते हैं दोनों, तो कुछ ना कुछ। और दूसरा ये है कि स्पेशली जो प्रोफेशनल फीमेल्स हैं, जो कि वर्किंग फीमेल्स हैं, उनको ज्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने साथ साथ अपना कैरियर भी चलाना है, उसमें ब्रेक दे देंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा, साथ ही उनकी अगर फैमिली क्राइसिस चल रहा है तो साथ ही उनकी वर्क प्लेस प्रॉब्लम आती चली जाएगी। तो दोनों चीजों को मैं कहती हूँ म्याना रवि करें, चीजों को गुजरने दें, टाइम दें। अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है कि जब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इन एनी केस आपको करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने वर्किंग फीमेल की बात की, तो वर्किंग वुमेन अगर प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस और एक नॉर्मल वुमेन की कॉम्प्लिकेशन में कितना फर्क है? मैं बिल्कुल कहूंगी कि वर्किंग वुमेन एक्टिव रहती है, सिर्फ ये है कि आपने स्ट्रेस का फैक्टर अवॉइड करना है। ठीक। जैसे हमारे जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स, फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एग्जर्शन होती है, स्ट्रेस लेवल लगता है, उनमें मैंने नोटिस किया है कि उनके बेबीज़ का वेट कम होता है, उनके बेबीज़ का जो हम लाइकर जिसे कहते हैं, बच्चे के गिर जो पानी है, उसका मिकदार भी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? सारा दिन अगर फिजिकली काम नहीं भी कर रही तो घर जाके वही स्ट्रेस लेके बैठी रहेंगी ऑफिस का, वो बेबी को पूरी न्यूट्रिशन जाने ही नहीं देती। आपकी सारी इतनी दिमाग में सोच ले लेके ना, आपकी सारी ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन पे रहती है, बेबी तक नहीं जाती। तो मैं अपनी वर्किंग फीमेल्स को कहती हूँ, आप कुछ ना करें, 2 घंटे दोपहर को या शाम में सिर्फ लेट के रेस्ट करें, ताकि बेबी को रेस्ट मिले। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स किया करें, सेटल आउट करें, ताकि थोड़ा सा बच्चे की भी खून की गर्दिश इंप्रूव हो। बाकी अदरवाइज हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। और सिर्फ घरेलू खवातीन के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि प्रेगनेंसी हो जाए तो प्लीज अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिव रखा करें, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में। उनका होता है कि बस अब हम, कभी मेरे पास एक पेशेंट आई कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो सास की तरफ कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रेस्ट नहीं मिल रहा था, वो आ गए अपनी अम्मी की तरफ। तो रेस्ट करें, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि आप बेड पे बैठ जाए। आप हर खाने के बाद 15-20 मिनट आपने चहलकदमी करनी है। ठीक है। इससे क्या एक बड़ा इसका जरूरी होता है कि अम्मियाँ तो कहती, अम्मियों का तो दिल ऐसा होता है कि बस बेटा उस पे बेड पे बैठ के गुजारो, प्रेगनेंसी है, बेबी डिलीवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्यों? एक तो आप जब खाना पीना करते हैं, ऑलरेडी मैदे पे प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बोझ आ जाता है। आपका वो सारा जो मुश्किल है ना, खाना हजम होना पहले ही मुश्किल होता है। आप बैठ जाएंगे, वो और मुश्किल ऐड करेगा आपको, फिर डकार आना, खाना ना हजम होना, पेट फूलना, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। मैं कहती हूँ पेशेंट को खाने के बाद 15-20 मिनट चहलकदमी, अपने छोटे मोटे काम करें, इर्द गिर्द के काम करें, जितना आप कंफर्टेबली काम कर सकती। उसके बाद आप जब रेस्ट करें, ठीक है, सोने के अपने टाइम एडजस्ट करें, करवट के भर सोया करें, सीधा ना लेटा करें, उससे भी बच्चे की सर्कुलेशन कम होती है, और करवट लेके लेटे। और दूसरा, जब आप ओवर ज्यादा आप उनको बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं ना, जिसमें उनका होता है कि हम सिर्फ बेड पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोए रहना, बैठे रहना, उसमें सर ये होता है कि खून गाढ़ा, ऑलरेडी प्रेगनेंसी में टेंडेंसी है कि खून गाढ़ा होता है और क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है। तो जब आप मजीद अपने आप को बेड रेस्ट करेंगे तो ये रिस्क और बढ़ जाएगा। तो हम पेशेंट कहते हैं एक्टिव रहें, चला फिरा करें, चहलकदमी के साथ अपना प्रेगनेंसी गुजारें। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पॉटिंग भी होती है? बिल्कुल। कुछ मरीज ऐसी आती हैं, वो कहती है 9 मंथ तक मुझे स्पॉट लगते रहते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हमेशा पेशेंट को कहती है, जब भी आपको स्पॉटिंग हो, इसमें आपने घर नहीं बैठना, आपने हमेशा आके अपने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, उसकी क्या वजूहत है। अगर पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो रही है, तो इसमें हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। मिसकैरेज हो सकता है, थ्रेटेंड मिसकैरेज है, हो सकता है कि रिस्क हो मिसकैरेज होने का, या हो सकता है मिसकैरेज हो चुका हो।
तो अगर जब तक हम अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे नहीं, मुआयना नहीं कराएंगे, हम इस चीज को डायग्नोज नहीं कर सकते। दूसरा, आने जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, आवल जो होती है जो बच्चे को सारी नशोनुमा प्रोवाइड कर रही होती है, अगर उसकी लोकेशन ऐसी है जो कि बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है, वो एक बहुत हाई रिस्क केस होता है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं अपनी जुबान में। ठीक है। अब अगर उसके साथ स्पॉटिंग हो रही है, उसमें हम पेशेंट की जरूर बेड रेस्ट करते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ कि आप अपने घर में बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं उठाना, वॉशरूम सीट वाला यूज करें, और इस तरह की चंद एहतियातें बताते हैं। साथ में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि खुदा न खासा खून ज्यादा पड़ जाए और फिर माँ और बच्चा दोनों की जान को नुकसान होता है। तो उस सूरत में अगर कोई स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग हो, तो 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि आया आवल की एक साइड से रप्चर होना शुरू हो गई है या आवल की लोकेशन ऐसी है, तो वो हमेशा आपने इवैल्यूएट करवानी है, उसमें घर बैठने वाली सिचुएशन नहीं है प्रेगनेंसी में। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल लोग ये भी करते हैं, आपसे भी करते होंगे, हमसे भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई बुखार हो गया, पेट दर्द होगी, कब्ज होगी, या इस दौरान में प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिसिन नहीं खानी, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर करें तो कैसे करें? ये मिथ है। ठीक है। अब इन्फेक्शन हो गई है, पहले तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल को इन्फेक्शन हुई है, कोविड हुआ है, डेंगू हुआ है, उसकी हर स्क्वेले एक नॉर्मल खातून से वर्स हो सकता है। हेपेटाइटिस है, डेंगू है, कोविड है, इन सब की कॉम्प्लिकेशन हम प्रेगनेंसी में ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत है, बजाय ये कि सिर्फ बुखार हो गया तो घर के टोटकों से ट्रीट करते हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत सी हैं जो कि सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक है। वही हम बात करेंगे कि जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगी तो आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, वो तो हमेशा नुकसान दे, और स्पेशली एंटीबायोटिक तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के उसमें नहीं आती। तो अगर, और दूसरा ये कि ऐसी इन्फेक्शन है जो कि हो सकता है माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो, तो अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो वो इन्फेक्शन ज्यादा ट्रांसमिट होगी और माँ को भी ज्यादा इफेक्ट करेगी और बच्चे को भी इफेक्ट करेगी। तो ये इनफैक्ट डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई खातून है, उसके कैविटीज बनी हुई है, दांत खराब है, और इनफैक्ट गम के जो दांतों की प्रॉब्लम है वो कुछ प्रेगनेंसी में एग्रवेट भी हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स आते हैं, जबड़ा सूज जाता है, इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है, तो लोग बड़े अपसेट होते हैं। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो डेंटल केरीज इन्फेक्शन के डेंटल ट्रीटमेंट्स प्रेगनेंसी में करते ही नहीं है, पेशेंट्स भी नहीं कराते और डॉक्टर्स कुछ हमारे डेंटिस्ट करते भी नहीं है कि प्रेगनेंसी, अब वो बेचारी इतनी बड़ी तकलीफ में सहती रहेगी। बल्कि एक पेशेंट हमारे पास आई तो उसकी इतनी बड़ी डेंटल एब्सेस हो गई थी जस्ट बिकॉज कि हम लिंगर की प्रेगनेंसी जब वो डिलीवर होगी उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। तो जो चीज बहुत सेफ आपके पास एंटीबायोटिक्स की ऑप्शन है, आप उनको यूज करें और पेशेंट भी ट्रीट होगी और साथ में उसका, और इन दवाइयों का बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सेफ मेडिकेशंस हैं जिनको हम सेफ मेडिकेशन प्रेगनेंसी में आराम से दे सकते हैं, बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम दे सकते हैं, वो हम चॉइस करके पेशेंट को देते हैं। और हमेशा प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज मदर। माँ की सेहत होगी, माँ बचेगी, हेल्दी रहेगी, तो ही वो एक हेल्दी बच्चा डिलीवर कर सकेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिन में कितना पानी पी लेना चाहिए? बिल्कुल, इसमें बात यह है कि यही आप जितना पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं 1.5 से 2 लीटर, डिपेंड करता है, वो एकदम नहीं पी सकती क्योंकि मैदा उसका पहले ही हार्मोन्स की वजह से बेचारा बड़ा नाजुक सा हुआ होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी, एग्जैक्ट क्लियर वाटर की जगह उसमें जूसेस भी कर सकते हैं। वो सारा लिक्विड फॉर्म में, सारा लिक्विड फॉर्म में, क्लियर लिक्विड्स जो है, मैं उसका कहती हूँ कि क्लियर लिक्विड्स, जिस तरह जूस हो गया, आप उससे फ्रेश जूसेस हो गए, वो आप ले लें, जितना दे सकते हैं, क्योंकि माँ जितना पानी देती है उतना ही बच्चे के गिर्द पानी भी बेहतर रहता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि पानी या जूसेस ज्यादा पीने से बच्चे के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाए। ये मिथ है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बड़ा शुक्रिया आपने ये क्वेश्चन किया है कि बच्चे के गिर्द पानी बड़ा होता है तो वो कहते हैं ये कि इसने तो पानी बहुत पिया था इससे बच्चे का, जबकि बच्चे के गिर्द पानी की बहुत ज्यादा होने की बहुत सी वजूहत है, जिनमें से टॉप मोस्ट जो है वो डायबिटीज, जो शुगर इन प्रेगनेंसी है, नंबर 1 वो होता है। को खुदा ना खास्ता कि पेशेंट बच्चे के अंदर कोई बनावटी नकाइस है उसकी वजह से बच्चे के गिर्द, या बहुत से ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिसमें कोई वजह नहीं होता, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो पानी ज्यादा पीने से बच्चे के गिर्द पानी नहीं बनेगा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर हिना अख्तर हमारे साथ मौजूद होंगी और मजे की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। हमारी जो आज की गेस्ट हैं डॉक्टर हिना अख्तर, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ये बात की
कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले जो प्लानिंग आपने करनी होती है वो किस तरीके से करनी है, इस दौरान में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या मिथ हैं, क्या रियलिटी है, इन सारे मौजूआत पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर चुके हैं। अब जब ब्रेक के बाद हम आए हैं तो मल्टीपल सवाल हमारे माइंड में होते हैं। हम हमेशा अपने लोगों को कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन जरूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, जब हमारी रीच बढ़ती है हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। तो हम आपके कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगले प्रोग्राम को डिजाइन भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बाकी जितनी भी इसके ऊपर मिथ्स हैं, रियलिटीज हैं, जो बातें की जा सकती हैं वो हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने प्लानिंग की बात की थी, हमारे यहाँ तो कोई चीज प्लान नहीं होती, यहाँ पर तो सारी चीजें जो ना अनप्लान ही होती हैं, और खुसूसन फैमिली प्लानिंग के ऊपर तो बिल्कुल ही काम नहीं होता। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब भी कोई जोड़ा वो अपनी प्लानिंग करना चाहे तो उससे पहले अगर वो सेफ साइड पे अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो क्या क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाए? शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें प्री मैरिटल टेस्टिंग की, उसमें एक बड़ा जो हमें सबसे ज्यादा कंसर्न, एक तो एज की भी हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि एज दोनों कपल दोनों पार्टनर्स की एज इंपॉर्टेंट है, मेल की भी और फीमेल की भी। ठीक है। एक बड़ा हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मैं कहती हूँ आई ओपनिंग है, और स्टिल अभी ये जिसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, कि थैलेसीमिया का जो है ना इंसिडेंस वो 7% है। 7% का मतलब है 100 में से 7 लोग जो होंगे ना, हमें नहीं पता इतने बड़े मजमे में जिनमें से थैलेसीमिया कैरियर होंगे। ठीक है। अब अगर वो 2 कैरियर्स की शादी हो जाती है तो रिस्क है कि 1 में से 4 में से 1 बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर होगा, और वो आपको नहीं पता, हर प्रेगनेंसी में ये चांस होगा। तो ये बड़ा हमारी जो स्पेशली पाकिस्तान, एशिया, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये बड़े टॉप कंट्रीज हैं जिनमें थैलेसीमिया का इंसिडेंस अभी भी हम बहुत कम नहीं कर सके। तो एक सादा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम CBC कहते हैं, उसमें अगर कोई खून की कमी आए आप डॉक्टर को चेक कराएं, वो उसके इंडिसेस देख के चेक करते हैं कि आया इस खातून में या मर्द में खून की कमी क्यों आ रही है, कोई अगर क्या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से उनमें खून की कमी आ रही है, क्या ऐसी वजूहात है। उसको जब हम ट्रेस करने पहुंचते हैं तब हमें कहीं पता चलता है टेस्ट में कि इनमें, और ये बिल्कुल हम बात करें बच्चियां आती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, या वैसे भी जो खून की कमी है, इंजेक्शन लगवाते चले गए आयरन के, बगैर किसी टेस्टिंग के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और एनीमिया नहीं बिल्डअप हो रहा, एज भी कम की कम है। तो जब हम ट्रेस बैक करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो इनफैक्ट डॉक्टर्स भी वो थैलेसीमिक कैरियर्स निकली होती है। उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट है तब वो अपने हस्बैंड का टेस्ट कराती है कि हाय हमारी शादी कोई सी कैरियर से तो नहीं हुई हुई, क्या ये बच्चा जो अभी इस टाइम हमल चल रहा है, क्या ये बच्चा तो एड्रेस नहीं है थैलेसीमिया का। तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। अगर आप इनिशियली आप इसको टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जो कैरियर्स होंगे वो सिवियरली एनीमिक नहीं होंगे, मॉडरेट एनीमिया तो भी क्यों है, उसकी आप टेस्टिंग करवा लें। बल्कि हमारे पाकिस्तान जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका बड़ा पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, और उसका मेन सेंटर गंगाराम हॉस्पिटल में है। ठीक। तो उसमें एक बड़ा, इनफैक्ट मैंने खुद उसमें काम किया हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जो कैरियर्स होते हैं, जो थैलेसीमिक मेजर बेबीज होते हैं, ये लोग उनकी फैमिलीज में पीछे जाके पूरे खानदान की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे बहुत ज्यादा चीजें आती है, लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्क्रीनिंग से निकल जाते हैं या नहीं कराना चाहते। तो एक बड़ा स्टिल अभी गैप है। लेकिन जो लोग स्क्रीन हो जाते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंटर कजन मैरिजेस कम कराते हैं, एटलीस्ट शादी से पहले कपल की टेस्टिंग हो जाती है। मेन टेस्ट हम इसको कहेंगे। बाकी अगर कोई किसी का वजन ज्यादा है वो अपना वजन कम करे, खातून भी मर्द भी, ताकि क्योंकि जो मेन में है, इनफैक्ट जो मेल्स में इनफर्टिलिटी है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जितनी वजन ज्यादा होगा, BMI ज्यादा होगा, उतना रिस्क ऑफ इन्फर्टिलिटी ज्यादा होगा। तो ओबेसिटी और प्री डायबिटिक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब लोग पहुंच चुके हैं। और अब तो प्री क्लिनिकल ओबेसिटी भी एक आ गई है। रिसेंटली मैं उसके बारे में पढ़ रही थी कि प्री क्लिनिकल ओबेसिटी भी एक आ गई। मैं तो अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को ये बताता हूँ कि BMI पे ना जाना, आपको समझ आने। हाँ, आप एक इंची टेप लें और सेंट्रल पॉइंट से बिल्कुल वेस्ट अगर 36 से ऊपर है तो मोटापा है, और 32 से ऊपर है तो मोटापा। यही बिल्कुल यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा और प्रेगनेंसी अगर ये दोनों पे प्लानिंग करें तो पहले प्लानिंग किस पे करें? ओबेसिटी, मोटापे। ठीक है। सबसे पहले जब तक आप वजन नहीं कम करेंगे, अगर आप ज्यादा वजन के साथ, पहले तो वजन ज्यादा होगा तो प्रेग्नेंट होना ही मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चियां आती हैं कि हमें PCOS हो गया, हमें PCOS हो गया है, अब हमारा इलाज करें।
इतना मुश्किल है कि वो आते हैं आपके पास एक्सपेक्टेशन लेके कि आप ऐसी उनको दवाइयां देंगे कि हम पीसीओज को, पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट करेंगे, जबकि मेरा ये कहना है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपने खुद ट्रीट करनी है। मैंने सिर्फ ये बताना है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। ठीक कोई मुझसे पूछे ना कि 3 इलाज बता दें पीसीओएस के, तो मैं पहला भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और तीसरा भी मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊं। ये जितनी दवाइयां हैं, इनोसिटॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की, जितने भी हमारे पास में, ये तो हम एड ऑन देंगे ना। जब तक आप अपना बेसलाइन वेट करेंगे तो आपने वहीं पे रहना। जितने महीने मर्जी में आपको दवाई देती रहूं, आपकी शायद कोई एक दिन लगे, तुक्का लग जाए, स्टिल पीसीओज अगर एक्टिव पीसीओज होगा, प्रेगनेंसी बाय चांस हो जाए, रिस्क ऑफ मिसकैरेज हो जाता है। फिर मिसकैरेज से भी बात आगे बढ़ जाए, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, शुगर इन प्रेगनेंसी, डिफिकल्ट डिलीवरी, ये सब स्क्वेले रहेंगे। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमने अपना मोटापा उसको प्लान करना है कि हमने इसको रिवर्ट टू नॉर्मल और बैक टू नॉर्मल। और जितना पेशेंट का वजन ज्यादा होता है ना, उसको ये बात कहना भी मुश्किल होती है, और उसके लिए ऐसे लगता है कि आप हमें ऐसी बात बता रहे हैं कि आप मेरी जगह खड़े हो तो आप मेरी जगह एक्सरसाइज और वर्कआउट करके बताएं। अब जैसे पेशेंट, हमारी एक पेशेंट आई तो उसका 100 kg वेट था और हाइट 5'2" थी। अब उसका आइडियल वेट तो होना चाहिए 56-57 kg। अब मैं उसको कहूँ कि जी आप 40 किलो कम करें, तो कहेंगी आप मुझे करके दिखा ले, तो ऐसे नहीं होता। पीसीओएस में अगर 5 से 10% भी वजन कम हो जाएगा ना, तो आपकी सारी चीजें खुद ब खुद ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपकी ओवुलेशन प्रॉब्लम है, आपके मेंसेस का प्रॉब्लम है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, पीरियड्स दिनों बाद आ रहे हैं, एक्ने, ये सारे चेहरे पे बाल आना, जैसे जैसे आपका वजन कम होगा ना, हार्मोन्स की वो जो एक इनबैलेंस है ना, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। हर चीज रिवर्ट टू नॉर्मल होती है। मैं नहीं कहती कि आप अपने आइडियल वेट पे आ जाएं इन 2-3 महीनों में, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10% तो वजन कम करके दें, ताकि आपकी जो हार्मोन्स की इंतहा का इम्बैलेंस है वो कुछ नॉर्मल हो जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, हम एशियन पॉपुलेशन है, बिल्कुल चावल, चीनी, दालें नहीं छोड़ सकते। सही कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इनका इस्तेमाल कितना और कैसे और सेव कितना है? प्रेगनेंसी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में रिसेंटली पेशेंट जिसको हम, अगर जिसका बहुत ज्यादा पेशेंट्स को नॉजिया वॉमिटिंग रहता है, ये भी बल्कि बहुत ज्यादा अहम, आपने अच्छा हुआ एक सवाल पूछ लिया कि अर्ली प्रेगनेंसी में ये जो नॉजिया वॉमिटिंग, मतली आना, उल्टी आना, अगर पेशेंट को कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, उसको कोई शुगर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसमें चावल हो गया, पास्ता हो गया, फ्रेश जूसेस हैं, अगर आप ये लें तो आपका ये उल्टी मतली की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल रहती है, क्योंकि ये जल्दी, हाई कार्बोहाइड्रेट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका हाजमा बेहतर रहता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को शुगर है और उनमें या किसी में टेंडेंसी है डेवलप करने की शुगर, जिसमें क्या, किन किन में टेंडेंसी ज्यादा होती है, या तो किसी बच्ची को पहले पीसीओएस था, उनका वजन ज्यादा था, फैमिली हिस्ट्री में आपके अम्मी, अबू, बहन भाई में से किसी को शुगर है, या आपकी कोई ऐसी बहन है जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हुई थी, तो हो सकता है आपको भी इसी तरह प्रेगनेंसी में शुगर हो जाए। तो उनके लिए फिर डाइट मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ना ले, चावल ना खाए ज्यादा, चीनी, वैसे व्हाइट सारी शुगर है वो मना है। जितनी आप चीनी लेंगे, वो जितनी ज्यादा लेंगे उतनी वो फैट में कन्वर्ट होगी, उतने आपके प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगे। तो कोशिश करें इनको अवॉइड करें, और ये हम एशियंस ने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी नॉर्म बना लिया। ऐसे ही वर्कआउट हम करते नहीं है और इन चीजों को हमने अपना नॉर्म बना लिया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हर मोटापा पीसीओएस से खास करता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, थिन लीन भी पीसीओ करता है। हर मोटापा, क्योंकि पीसीओएस की कोई एक वजह तो है नहीं। ठीक। विद द रिसर्च इस पे, पीसीओएस पे बहुत रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद पता चला कि एक तो ओबेसिटी है, ठीक है, जिसमें आपका लाइफस्टाइल, आपने इनबैलेंस लाइफस्टाइल अपनाया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाया पिया सो गए, ना सोने के टाइम का पता है ना उठने के टाइम का पता है, वर्कआउट नहीं है, आपकी डाइट में जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, कोक्स, ये आपने बढ़ा लिए, आपने फाइबर डाइट निकाल दी। तीसरा इसमें जेनेटिक्स भी रोल है। ठीक है। जिन मदर्स को पीसीओएस है, स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन को देखें, वो आगे जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें भी टेंडेंसी पीसीओएस होने की, तो जेनेटिक्स का भी रोल है। तीसरा, फिर अगर मोटापा है तो जरूरी नहीं है कि उस हर ओवरवेट खातून को पीसीओएस हो जाए। बहुत से ओवरवेट पेशेंट्स हैं जिनका पीसीओएस नहीं भी होता है और उनकी ओवरीज जो है वो एग्स एवरी मंथ बड़े बाकायदगी से एग्स रिलीज कर रही होती हैं। और इनफैक्ट हमारी थिन लीन पेशेंट्स भी, आपने खुद भी अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया होगा कि थिन लीन पेशेंट्स को भी पीसीओएस होता है, और दैट इज द मोस्ट टफेस्ट पीसीओ टू ट्रीट, क्योंकि उनका बीएमआई ठीक है, अब आपने उसकी ओवरीज को फंक्शनल कराना है,
तो वो एक बड़ा उसमें भी आपको सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको वर्कआउट एडवाइस करें। जैसे वो वॉक छोड़ती है उनकी एनोवुलेशन शुरू हो जाती है, जब वो वर्कआउट करती है, वो वॉक करती रहती है, उनका साइकिल रेगुलर रहता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ हमारी जो औरतें हैं उनका ये ख्याल होता है कि मुझे पीरियड ज्यादा आने से मुझे खून की कमी होती है, तो ये कोई रियलिटी है या मिथ है? पीरियड्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसमें दो तीन होके, एक तो हर पीरियड्स में, हर माहवारी में खून ज्यादा पड़ रहा है, और अगर वो खून इतना ज्यादा पड़ रहा है कि लोथरे की शक्ल में आ रहा है, आप उठ के कोई काम नहीं कर सकती, आपकी डेली एक्टिविटीज को सफर कर रहा है, तो जी बिल्कुल वो आप में खून की कमी करा सकते हैं। या वक्त से पहले आपको पीरियड्स आना शुरू हो गए, एवरी मंथ में 2-2 बार आ रहे हैं, 3 हफ्ते से भी कम आपका दौरानिया हो गया पीरियड्स का, 10 दिन से ज्यादा बढ़ गया, तो इसको भी हम हैवी पीरियड्स कहते हैं। और अगर बाकी ये आएंगे तो ये हैवी पीरियड्स है, और आप में खून की भी कमी कराएंगे, चिड़चिड़ापन होगा, बालों का गिरना शुरू हो जाएगा, आप अपने रूटीन के काम नहीं कर सकेंगे। अगर यंग बच्चियां हैं तो उनकी पढ़ाई मुतासर होगी, ऑफिस गोइंग खवातीन है वो वहां पे अपना सही से परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, तो इसके लिए वैल्यूएट आपको करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि आयरन लगने से मुझे एलर्जी होती है, तो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ब्लड लगाना सेफ होता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और ये इसमें मुश्किलात होती हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ। पहली तो हमारी नंबर 1 होती है कि पेशेंट एक अच्छी हीमोग्लोबिन के साथ, अच्छे आयरन स्टोर्स के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो। ठीक। स्टिल प्रेगनेंसी ऐसी स्टेट है जिसमें माँ और बच्चे में खून की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन आपका अच्छा होना चाहिए। आप डाइट से नहीं कवर कर सकते तो आपको दवाई चाहिए। बहुत सी प्रेगनेंसी में आयरन की दवाई खाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है। बहुत सी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में, साशे फॉर्म में, टैबलेट। आपको एक ब्रांड नहीं सूट करा, आप दूसरा अब तो क्वार्टर फोलिक एसिड और बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स, आपको एक नहीं सूट करा, आप सिरप लेके देखें, आप साशे लेके देखें, फिर नहीं करा, इंजेक्शन जब भी लगेंगे वो एट रिस्क होगा। और अगर जब हम इंजेक्शंस भी काफी हद तक हमारे पास सेफ इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, पहले तो हम मल्टीपल डोजेस में लगाते थे, अब हम एक सिंगल डोज में भी लगा देते हैं, उससे भी स्टोर बिल्डअप हो जाता है। तो अगर जो पेशेंट इंजेक्शन के साथ रिएक्शन कंप्लेन कर रहा है, उसमें ब्लड का रिएक्शन उससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, ब्लड लगाने को, जबकि हम अपने सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट, जिन पेशेंट में हमें लगता है कि इनकी जान को खतरा है, उनके लिए हम ब्लड अरेंज कराते हैं। तो वो अगर जब ब्लड लगाना है तो आप, बल्कि बाहर के मुल्कों में ना ब्लड लगाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इक्वलेंट टू मेजर सर्जरी। जब तक बिल्कुल किनारे पे ना बंदा पहुंच जाए, आपके इर्द गिर्द पूरा वो ना हो, सेटअप ना हो, तब तक ब्लड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्लड का रिएक्शन बहुत रिस्की हो सकता है, डायरेक्ट किडनीज पे इफेक्ट करता है, खुदा ना खासा पेशेंट की जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान लोग ताकत की ड्रिपें बड़ी लगवाते हैं, वो हमें गली मोहल्ले में चली जाती हैं और कहती हैं कि मुझे, चूंकि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कोई ताकत की ड्रिप ताकत की ड्रिपें प्रेगनेंसी के दौरान कितना नुकसान कर सकती है? देखिए, जो भी चीज अगर आपने स्पेशलिस्ट से नहीं पूछी, और इसी तरह गली मोहल्ले में सिर्फ कहना तो ही चाहिए, कुछ हमारे दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, क्वैक्स को तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन वो कमजोरी मिटाने के लिए कुछ एक कलर ड्रिप लगा देते हैं, तो उससे वो क्या फायदा देगी? कोई नहीं देगी। अगर आप अननेसेसरी इस तरह इंजेक्शन लगवाते हैं, आपको इस तरह की ड्रिप्स लगवा रहे हैं मुस्तनद डॉक्टर से नहीं, तो एक तो इटसेल्फ आप बहुत ज्यादा इंजेक्शन के थ्रू, फ्लूइड ड्रिप के थ्रू देंगे तो प्रेगनेंसी में वो सेफ नहीं है, वो आपके हार्ट पे ओवरलोड कर सकता है। दूसरा, जब आप इस तरह मुस्तनद इदारे से या आप किसी अच्छे क्लिनिक से, हॉस्पिटल से नहीं इंजेक्शन लगवाएंगे, वो आपके सामने स्टेरलाइज नीडल्स नहीं यूज करें, तो आप अपने आप को रिस्क कर रहे हैं ना, हेपेटाइटिस को दावत दे रहे हैं कि हेपेटाइटिस को भी आप वहां से कैरी करके घर ले जाएं। तो बेहतर है कि अवॉइड करें। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, आप अपनी डाइट इंप्रूव करें। जितने पैसे आपने उस डॉक्टर साहब को देने हैं या किसी क्लिनिक में देने हैं, तो आपने उनसे ड्रिप लेनी है, आप उतने का फल फ्रूट लेके जाएं और उसको 2-3 दिन लगा के खाएं। लेकिन ड्रिप तो डायरेक्ट लग जाएगी, फल फ्रूट डिवाइड होगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अज़वाजी ताल्लुकात को बरकरार अगर रखें तो कैसे रखें? उसमें हम ये कहते हैं कि रूटीन में पेशेंट्स के लिए, अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसमें कोई अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या पहले पेशेंट के मिस कैरेज है, स्पेशली अगर उनका 4था-5वां महीना मिस कैरेज है, तो पेशेंट को फर्स्ट 16 to 18 वीक, 3 से 4 महीने जो है ना, पेशेंट को कहा जाता है कि अवॉइड करें। ठीक है। दूसरा, अगर किसी की आवल नीचे है, उसमें रिस्क होता है ब्लीडिंग ज्यादा होने का, उसमें भी आप पेशेंट को मना करते हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ना करें, क्योंकि वो अगर ट्रिगर ऐसा होगा कि उससे ब्लीडिंग
स्टार्ट होने का खतरा होता है और वो फिर माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसान होती है। अदरवाइज अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो पेशेंट अगर कंफर्टेबल है तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जैसे वो कंफर्टेबल है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें कंट्रासेप्शन का यूज करना भी जरूरी होता है? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन अगर आप करेंगे तो बैरियर मेथड हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ अगर कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करेगा। अदरवाइज अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमारा नेचुरल सिस्टम बनाया हुआ है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके उस टाइम मजीद प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन हम बाकी तो कोई भी चीज उसमें यूज नहीं कर रहे। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैर जरूरी तौर पे ताकत की दवाइयाँ कितना नुकसान दे सकती हैं? देखिए, गैर जरूरी ब्रीची आपने बात की कि गैर जरूरी ताकत की दवाइयाँ तो ऑलरेडी पेशेंट को जो हम 2 दवाइयाँ देते हैं आयरन और कैल्शियम, वो उसी को बाकायदगी और प्रॉपर तरीके से ले लें तो बहुत बड़ी बात है। अब उस पर एड ऑन मेरा ख्याल है पेशेंट को ड्रिपें लगवाती फिरे, और अगर आप टैबलेट ले रही हैं, इंजेक्शन लगवानी है, दोनों एक टाइम पे ना करें, क्योंकि जो हमारे आयरन रिसेप्टर्स हैं उस पे उसी में आपने इंजेक्शन में काम करना है, उसी पे आपकी टैबलेट ने काम करना है। तो आप दोनों चीजें इकट्ठी करेंगे तो उन दोनों को समझ ही नहीं आना हम किधर काम करें, तो वो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं होगी, ना इंजेक्शन से होनी है ना टैबलेट से होनी है, तो आप काउंटर एक्ट करेगा ना। तो आप जितनी आपको डॉक्टर साहब बताते हैं या जितने आपको आपके स्पेशलिस्ट बताते हैं आप उसी लें और उसी टाइम पे लें कि आपने आयरन इस टाइम पे खानी है, उसके साथ फूड और डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या हो, कैल्शियम इस टाइम पे खानी है, उस टाइम पे आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या हो, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन को अगर कंट्रोल करें तो कैसे करें? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने कब्ज नहीं होने देनी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं होने देनी। जिसकी प्रेगनेंसी में कब्ज होने की वजह ये होती है कि हार्मोन्स होते हैं, आपकी जो आंत के मसल्स है वो रिलैक्स हुए होते हैं, वो भूल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, तो कब्ज हो जाती है। इसी तरह डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन सेक्शन है, दोनों सिचुएशन में जो है ना कब्ज हो सकती है। मैं ये कहती हूँ पानी ज्यादा से ज्यादा लें, हाई फाइबर डाइट लें जिसमें ग्रीन टी, सलाद के पत्ते, वेजिटेबल्स, खीरा, और मैं तो एक टोटका बताऊंगी जो कि मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ। चिया सीड्स या तुख्म लंगा जिसको कहते हैं, 1 चम्मच वो और 1 चम्मच इसको पानी में डालें, घोल के रखें, आधा 15-20 मिनट उसको सेट होने दें, फिर उसके बाद उसको पूरा ग्लास पानी में करें और डेली इसको ले लें। ठीक, अगर इसको सैलेड पर डाल के भी ले सकते हैं, इसको सैलेड पे डाल के भी ले सकते हैं। इससे अगर कोई मुझे कहे कि मैं ये डेली ले रहा हूँ और उसको कब्ज हो रही है तो फिर हमें किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, अदरवाइज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, वरना घंटों गुफ्तगू आपसे जारी रखी जा सकती थी। डॉक्टर हिना अख्तर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, आपने आज मुझे दावत दी और बहुत से मौज़ूआत पे हमने बात की। मेरा तो यही एक कहना होगा कि मैं 15 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और मैंने यही देखा है कि जब भी आपकी स्पेशली हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स के डिफिकल्ट जो प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें माँ और बच्चा दोनों एट रिस्क होते हैं, उसके लिए मैं हमेशा पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा लें। आपकी सेहत, माँ की सेहत अच्छी रहेगी तो ही हम हेल्दी बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स इधर उधर स्पेशली अगर नॉन ट्रेन डॉक्टर से ट्रीट होंगे तो एंड में पेचीदगियां मजीद बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि हमने आज के प्रोग्राम में एक मुदल्लल और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने की भरपूर कोशिश की, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और अपने एक्सपर्ट को बुला के आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सवालात डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और उनके जवाब आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सवाल व जवाब चाहिए हो, डॉक्टर साहबा से आप कांटेक्ट करना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप अपने सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे, डॉक्टर हिना अख्तर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ, एक नई थ्योरी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।